आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले अगर 10 सालों के पेपर भी आप उठाकर देखेंगे सीबीएसई बोर्ड के, तो उसमें आपको कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया हुआ मिलेगा। और ये कितना डिफिकल्ट है या इसको लेकर के कितना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, आप इस बात से इसको समझ सकते हैं कि सीबीएसई ने लास्ट 2 इयर्स में, अगर हम पिछला वर्ष छोड़ दें कोविड के कारण से जिसमें एग्जाम ही नहीं हो पाए हैं, कुछ 2020 का एग्जाम अगर आप देखें या 2019 का आप एग्जाम देखें, तो सीबीएसई ने इसे 6 मार्क्स में दिया और डायग्राम के साथ दिया, लेकिन दोनों बार डायग्राम गलत हो गया, जिसके कारण से जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था उन्हें उसके पूरे मार्क्स दिए गए। तो इसमें क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। यहां तक स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स के मन में भी कई बार इसको लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है, जो उसका डायग्राम है उसे देखकर। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे ताकि आपके मन से जो भी कंफ्यूजन है इसको लेकर के वो खत्म हो सके। तो अब हम आपके सामने ये बता दें कि वो आखिर क्वेश्चन है कौन सा जिसको लेकर के इतना कंफ्यूजन है, इसके बावजूद कि वो इतना महत्वपूर्ण है, और वो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं अधिमांग या स्फीति, और दूसरा पक्ष इसका होता है अभावी मांग या अविस्फीति। तो इसको कई तरीके से पूछा जाता है, एक्सप्लेन रिसेशनरी गैप और रिसेशन और deficiency of demand with the help of diagram. How can we solve this problem, or what measure has been suggested by J.M. Keynes? Keynes ने इसको ठीक करने का क्या उपाय बताया इस समस्या को। या कई बार इसका अपोजिट क्वेश्चन जो बनता है इन्फ्लेशन का, कि स्फीति या स्फीतिकारी अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप से आप क्या समझते हैं, या एक्सेस डिमांड से आप क्या समझते हैं, डायग्रामेटिकली उसको शो कीजिए। जिन 2 वर्षों की बात हम कर रहे हैं उसमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ था और कहा था कि इसमें रिकॉग्नाइज कीजिए कि किस प्रॉब्लम को ये डायग्राम दिखा रहा है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसको ठीक करने के 2 फिस्कल मेजर्स या मॉनेटरी मेजर्स, एक बार फिस्कल मेजर्स पूछे, एक बार मॉनेटरी मेजर्स पूछे, लेकिन वो दोनों बार ही डायग्राम गलत था। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले इसको समझने के लिए जरूरी है जानना कि इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कैसे डिटर्मिनेट होता है। हम जानते हैं इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तब डिटरमाइन होता है जब एडी इज इक्वल टू एएस होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड जिस इनकम लेवल पर एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, एई, और एग्रीगेट सप्लाई इज एक्चुअली द प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन इकोनॉमी में हुआ है वो एग्रीगेट सप्लाई है, और प्रोडक्शन इज इन इटसेल्फ इनकम। जितना उत्पादन हुआ है वही आय है, इसलिए हम एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई भी लिख सकते हैं। तो एग्रीगेट इनकम जहां, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जहां इनकम के इक्वल हो जाती है वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। बट ये जरूरी नहीं है कि जहां हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो, यानी आय का संतुलन स्तर निर्धारित हो, वहां पर इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार भी हो जाए। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं सेवाओं की मांग की जा रही है उसको बनाने के लिए हमें संसाधन चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए की वस्तुओं की मांग हो रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की वस्तुओं की मांग की पूर्ति करने के लिए हमने संसाधनों को काम पर रखना है। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वी हैव टू एंगेज ऑल दीज factors, all these resources for the production of goods and services which are demanded by the people in an economy. But how will we produce these goods? With the help of all the resources. लेकिन हमने रिसोर्सेज को एंगेज करना शुरू किया, और रिसोर्सेज, मान लीजिए अगर हम लेबर को एक रिसोर्स के रूप में एग्जांपल के तौर पर लेकर चलें, हमारे पास 10 करोड़ लेबर है वर्किंग, जो हमारे पास लेबर फोर्स है। अब इस 10 करोड़ में से हमने एंगेज करना शुरू किया और 1 लाख करोड़ रुपए की गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने जब 8 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय कर दिया, उनको रोजगार दे दिया, तो उतनी वस्तुएं सेवाएं बन गई जितनी के सब मांग कर रहे थे, यानी 1 लाख करोड़ रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने प्रोड्यूस कर दी। बट स्टिल
2 crore labor is unengaged, so they will be called unemployed. तो हमने यहां पर देखा कि मांग और जो पूर्ति है वो बराबर हो गई 1 लाख करोड़ रुपए. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बट स्टिल 2 करोड़ पीपल आर अनएम्प्लॉयड. यानी ये जो इक्विलिब्रियम होगा इसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसने पूरा रोजगार नहीं दिया. स्टिल द रिसोर्सेज आर अनएंगेज्ड. और जब ऐसा होगा तब कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसको हम समझेंगे. तो इक्विलिब्रियम कहां पर है? जहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल है इनकम के. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टरल इकोनॉमी इज द सम ऑफ कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, और वी कैन से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो उपभोग व्यय और निवेश व्यय दोनों का योग है समग्र व्यय, या उपभोग मांग और निवेश मांग का योग है समग्र मांग. और ये बराबर हो जाती है आपके वाई के. वाई यानी इनकम, और इनकम के हम जानते हैं 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंजम्पशन और दूसरा सेविंग्स. यानी कि जितनी इनकम इकोनॉमी में है आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, जिसको हम वाई डी भी लिख देते हैं यहां पर, तो जितनी भी इनकम है वो या तो लोग कंज्यूम कर लेंगे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स, और जो बचेगी वो सेविंग्स है. तो इनकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, कंजम्पशन एंड सेविंग्स. तो कंजम्पशन इज सेविंग, कंजम्पशन इज कॉमन इन बोथ द साइड्स, इट कैन बी कैंसल्ड. सो इक्विलिब्रियम विल बी देयर at that level of income where investment will be equal to savings. So that's why these are 2 approaches. First, AD and AS approach to determine the equilibrium in the economy, and the second approach is investment and saving approach. So from these 2 approaches we determine the income equilibrium level of income in the economy. We try to understand it with the help of diagram. Here on x-axis we have taken income and employment. आय और रोजगार का स्तर हमने यहां दिया है x-axis पर, और यहां y-axis पर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हम लिख सकते हैं, या AS जो AD/AS है वो हमने लिया है. तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी आप लिख सकते हैं या AD भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. दिस इज द 45 डिग्री लाइन. This is called AS line or Y is equal to AE line. Why Y is equal to AE? This is called line of reference. यानी इसका हर जो पॉइंट है उस पर इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल है. इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन की कैपेसिटी कैपेबिलिटी अवेलेबल है, तो इसको हम AS भी लिख सकते हैं और एग्रीगेट सप्लाई लाइन. दूसरी जो लाइन है जिसको हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम जिसको निकालते हैं वो है हमारी AD लाइन. दिस इज AD और AE and that is equal to C plus I. This is the sum of consumption demand and investment demand. So ये AE Y और AE का इक्विलिब्रियम या AS और AD का इक्विलिब्रियम एक ही बात है. Both lines are intersecting at this point. So this is the point of equilibrium in the economy. This is equilibrium. So here Y is equal to A, but if this equilibrium level at OY, this is the equilibrium level of income. Suppose this is not the full employment level. Suppose full employment is here at this level. This is suppose YN. This is the YN and this is the level of full employment. This is full employment. अगर हम full employment पर देखें तो full employment level पर this is the gap between AS and AD or income and expenditure. So this gap, suppose this is point E1 and this is suppose point M. So E1M is the gap
एग्रीगेट डिमांड एट दिस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड जो है, समग्र मांग कम है यहां पर समग्र पूर्ति से, और मांग का कम होना उसको हिंदी में हम कहते हैं अभाव। कम के लिए एक शब्द आता है अभाव, इसलिए यहां से ही शब्द बना है अभावी मांग। तो इस अंतर को, ये जो अंतर है, इसको हम अभावी मांग भी कह सकते हैं। और इसी अंतर को एक शब्द आता है इसके लिए हिंदी में अवस्फीति। अवस्फीति का मतलब होता है कीमत स्तर का लगातार गिरते जाना। continuous fall in the price level is called recession. That's why this gap, even M, we can say recessionary gap. Recessionary gap और deflationary gap, इसको हम अविस्फीतिकारी अंतर या अविस्फीतिक अंतराल कह सकते हैं, या मंदी अंतराल, सरल भाषा में मंदी अंतराल भी कह सकते हैं, या अभावी मांग भी कह सकते हैं। इतने सारे नाम ये हिंदी में हैं, और इंग्लिश में भी इसको हम डेफिशिएंट डिमांड या हम इसको डिफ्लेशनरी गैप या रिसेशनरी गैप, ये हम कह सकते हैं। तो ये जो रिसेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है या अभावी मांग है, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड है, ये पूरा ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इसके अपोजिट सिचुएशन अगर आप देखें, इसी डायग्राम से हम दोनों चीजें बता रहे हैं, आपके लिए समझने के लिए आसान है, और फिर कोशिश करेंगे इस वीडियो, नहीं तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने कहां और क्या मिस्टेक की जिसके कारण से दोनों बार उसका डायग्राम पेपर में गलत हो गया। हम उसको भी बात करेंगे कि उन्होंने गलती कहां कर दी। ये इजी तरीका बता रहे हैं आपको समझने का कि इसको आप कैसे समझें, कि यदि इक्विलिब्रियम लेवल से आप आगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दिखाते हैं, यानी दिस इक्विलिब्रियम लेवल इज नॉट गिविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, सो इट विल बी कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है, संतुलन तो हो गया, लेकिन इस संतुलन में पूर्ण रोजगार नहीं दिया, क्योंकि अभी भी इतने लोग ये अनएम्प्लॉयड है। सो दिस इज शोइंग, दिस गैप y to yn इज शोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। इतने लोग अभी बेरोजगार है, इतने संसाधन, इतने रिसोर्सेस आपके अभी बेरोजगार रह गए, तो इसलिए ये अविस्फीतिक अंतराल को दिखा रहा है। अब इसी से हम अधिमांग एक्सेस डिमांड या स्फीतिकारी अंतराल यानी इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे दिखा सकते हैं। यदि ये फुल एम्प्लॉयमेंट आप यहां न दिखा करके इस फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन को अगर आप यहां दिखाते हैं, यानी इक्विलिब्रियम से पहले ही आपको फुल एम्प्लॉयमेंट मिल गया, अब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट यहां नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट आपने एज्यूम किया कि वो पहले ही था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट अगर मानेंगे आप, तो अब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पर देखिए, फिर आपका ये y है, तो yn, इसको हम 1 लिख देते हैं, yn1। अब फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर है, तो आप देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट पर दिस इज द एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट expenditure line, and this is higher than this line aggregate supply at this point, means यहां पर डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में और सप्लाई कम है। देखिए एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी डिमांड यहां पर ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही, इसलिए इसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, मान लीजिए इसको हम E2 कहते हैं और इसको हम N कहते हैं, तो E2N जो गैप है यही एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशनरी गैप। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अगर यहां पर है और पूर्ण रोजगार यहां पर पहले ही मिल चुका है, तब इस इक्विलिब्रियम को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, फिर हम इसको कहेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो सिर्फ एक लाइन के डिफरेंस से आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन को आगे दिखाएंगे तो ये रिसेशन, इस फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन को आप इक्विलिब्रियम लेवल से पहले दिखा देंगे यहां पर, तो यही एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन हो जाएगी।
आई होप कि जो भी आपके डाउट्स होंगे इसको लेकर क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट इसमें भी है इसको लेकर के, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसको अपने अगले वीडियो में एड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको लेकर के कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहे। थैंक यू।